तो दोस्तों हाल ही में स्मार्ट वर्किंग को स्पेस वाली सेक्टर में बहुत सारा आईपीओ देखने को मिला हुआ था। वो या तो इंडिक्यूब हो गया, वो या तो स्मार्ट वर्क्स हो गया, या फिर देव एक्स हो गया। ये सारे कंपनी अभी जस्ट ही मार्केट में लिस्ट हुई थी। बट अभी देखा जाए तो इसी सेक्टर की एक और कंपनी बाहर निकल के आई हुई है, जो कि है वी वर्क। ये कंपनी दोस्तों अब मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के बारे में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इस कंपनी के बारे में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या तो कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया, या फिर इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। सो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए उसका एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी साल 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस के बिजनेस में इन्वॉल्व है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी पहले बड़े बड़े फ्लैट को रेंट पे लेती है, फिर उस रेंट पे लिए हुए फ्लैट को ये कंपनी अपने तरीके से उसको डिजाइन करके उसको ऑफिस में बदलती है, एंड उस ऑफिस को फिर ये कंपनी रेंट पे देती है। वो या तो मेंबरशिप के मोड पे हो गया या फिर वन टाइम पेमेंट में हो गया। ये कंपनी हर तरीके से बड़े बड़े कॉर्पोरेट को सर्विस देने के लिए जानी जाती है। एंड वही नहीं दोस्तों, ये जो कंपनी है बाय रेवेन्यू इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में बहुत सारी कंपनी मार्केट में आई थी, जैसे कि देव एक्स हो गया, इंडिक्यूब हो गया, या फिर स्मार्ट वर्क्स हो गया। एंड इससे पहले भी कंपनी कुछ लिस्ट हुई थी, जैसे कि ऑफिस स्पेस हो गया। उन सभी कंपनी से ये कंपनी रेवेन्यू वाइज सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका प्रेजेंस आपको इंडिया के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। बट बात अगर इंडिया का करें तो ये कंपनी बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव जैसे बड़े सिटी को कवर करता है। कंपनी का केवल 48% के आसपास रेवेन्यू बेंगलोर से आता है, 18% के आसपास रेवेन्यू लगभग मुंबई से आता है, एंड बाकी जो बचा हुआ 34% के आसपास रेवेन्यू हो गया वो दोस्तों और सारी सिटीज से आता है, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू है वो किसी एक सिटीज पे डिपेंड नहीं है। वहीं अब अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों, कंपनी के रेवेन्यू में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो ये कंपनी साल 2024 तक एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। हाल ही में ये जो कंपनी है 2025 में प्रॉफिट मेकिंग बनी है। मतलब कंपनी 2024 में लगभग 135 करोड़ के लॉस पे बैठी हुई थी, एंड हाल ही में 2025 में ये कंपनी 128 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर पाई है। बट अगेन दोस्तों FY26 के सेकेंड क्वार्टर तक ये कंपनी 15 करोड़ के आसपास तक लॉस कर चुकी है। मतलब कंपनी बीच में प्रॉफिटेबल बनी थी, बट अगेन ये जो कंपनी है अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी बनी हुई है। सो देखना अब ये होगा कि आगे ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पाती है या फिर आगे भी लॉस मेकिंग बनी रहती है। बट फिलहाल अभी के लिए बात करें तो ये जो कंपनी है एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बट दोस्तों अगर फंडामेंटल के साथ साथ अगर बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में तो दोस्तों 2025 की अर्निंग को देखते हुए ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लगभग 67 के पीई पे लेके आ रही है, जबकि इसी जैसी सिमिलर कंपनी ऑफिस स्पेस का पी रेशियो लगभग 59 के आसपास देखने को आपको मिल जाएगा। जबकि स्मार्ट वर्क्स एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इसका भी पी रेशियो लगभग आपको माइनस में देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों ऑफिस स्पेस एंड वी वर्क का जो पी रेशियो है वो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगा। बट बात करें दोस्तों इसके रेवेन्यू के बारे में तो इन दोनों के रेवेन्यू में आपको ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। वी वर्क का रेवेन्यू इस साल लगभग 2000 करोड़ के आसपास था, जबकि ऑफिस स्पेस का रेवेन्यू लगभग 1200 करोड़ के आसपास था। इसलिए इन सारे फैक्टर को मिला के देखा जाए तो ये कंपनी अपना आईपीओ ठीक ठाक वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। बट ऐसा भी नहीं है कि ये कंपनी अपना आईपीओ हमें काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे दे रही है। मिला जुला के देखा जाए तो कंपनी जो वैल्यूएशन है वो दोस्तों ठीक ठाक है। वहीं ये आईपीओ 3 से 7 अक्टूबर के बीच में खुला रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 615 रुपये से लेकर 648 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात करें दोस्तों इसके टोटल इशू साइज के बारे में तो ये जो आईपीओ होगा वो पूरा का पूरा 3000 करोड़ के आसपास रहने वाला है, जो पूरा का पूरा दोस्तों ऑफर फॉर सेल रहेगा। मतलब इस आईपीओ के जरिए ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। यानी ये जो पैसा है कंपनी के पास नहीं जाएगा, पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाएगा। मतलब इस आईपीओ से प्रमोटर अपने होल्डिंग को बेच के निकल रहे हैं, जो कि एक काफ़ी निगेटिव बात है इस आईपीओ के लिए, क्योंकि दोस्तों आईपीओ के पहले प्रमोटर का हिस्सेदारी इस आईपीओ में लगभग 74% के आसपास था, एंड आईपीओ के बाद जब ये अपना होल्डिंग बेच चुके होंगे तो उस समय प्रमोटर का जो होल्डिंग रहेगा वो दोस्तों 48% के आसपास रहने वाला है।
यानी आईपीओ के पहले प्रमोटर का होल्डिंग 74% का रहेगा एंड आईपीओ के बाद 48% के आसपास रहने वाला है। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 23 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,904 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड वहीं बात करें इसके कोटा के बारे में, तो दोस्तों जैसे कि आप जानती हैं कि ये कंपनी अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इस आईपीओ में रिटेल के लिए केवल 10% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ का टोटल इशू साइज लगभग 3,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें से केवल 300 करोड़ का जो फंड होगा वही रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो देखा जाए तो एक तरीके से काफ़ी अच्छी बात है रिटेल के लिए। वहीं ये आईपीओ 3 से 7 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका अलॉटमेंट आपको लिंक्डइन टाइम पे 8 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। एंड बाय द वे दोस्तों, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 9 अक्टूबर को इसका जो पैसा होगा आपके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 9 अक्टूबर को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बात करें दोस्तों फाइनली इस आईपीओ का लिस्टिंग का, तो 10 अक्टूबर का इस आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे यानी 10 अक्टूबर को इस आईपीओ का मार्केट में आपको लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगा। सो फाइनली दोस्तों, इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों, अगर सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के बारे में बात करें तो इसके ग्रे मार्केट में कहीं ना कहीं लगभग 2 से 5% के आसपास डिमांड आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर 5% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 500 से लेके 700 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आपको पर लॉट पे। बट दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमें इतने से ग्रे मार्केट पे बिल्कुल विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए अगर आपको केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना है तो दूसरे एंड तीसरे दिन के QIB सब्सक्रिप्शन को देखते हुए एंड लेटेस्ट जीएमपी को देखते हुए तो ही आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए। बट फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बात करें तो अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग 2 से 5% के आसपास डिमांड बना हुआ है, इसलिए अभी के लिए तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। बट वहीं बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो नो डाउट दोस्तों ये जो कंपनी है मार्केट की एक लीडर कंपनी है। कंपनी जो रेवेन्यू है वो सारे इसके पीर से कहीं ज़्यादा है। मतलब ये जो कंपनी है मार्केट में एक अच्छा खासा पोजीशन बना के बैठी हुई है। एंड वही नहीं दोस्तों, कंपनी जो प्रेजेंस है वो आपको ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात केवल इंडिया का करें तो फॉर्च्यून 500 से इस कंपनी को लगभग 75% के आसपास रेवेन्यू मिलता है। मतलब इस कंपनी को काफ़ी बल्क में ऑर्डर मिलता है, जो इस कंपनी के फाइनेंशियल के लिए काफ़ी स्टेबल माना जाएगा। बट दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटली एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसका आईपीओ भी पूरा ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। एंड वही नहीं दोस्तों, फिलहाल इस सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी लिस्टेड हो चुकी है। सो उन कंपनी से इस कंपनी को डायरेक्ट कंपटीशन हो सकता है, जिसके वजह से इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे असर पड़ सकता है। एंड वही नहीं दोस्तों, ये कंपनी वी वर्क के ब्रांड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एंड जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि वी वर्क ग्लोबल जो है वो यूएसए में ऑलरेडी बैंकरप्सी फेस कर चुकी है। सो इंडिया में भी ब्रांड लाइसेंस की वजह से ये रिवोक हो सकता है। इसलिए फिलहाल दोस्तों अभी हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए भी बचनी चाहिए, क्योंकि अगर आगे ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी तब हम इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए आगे जा सकते हैं। बट अभी के लिए इस आईपीओ में ना ही आपको ज़्यादा लिस्टिंग गेंस देखने को मिलेगा एंड ना ही लॉन्ग टर्म के लिए ये आईपीओ सही रह सकती है। बट देखा है दोस्तों, तो जैसा अगर मार्केट अच्छा रहता है तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि हाल ही का लिस्टेड कंपनी स्मार्टवर्क्स आईपीओ में तो लिस्टिंग गेंस नहीं दिया था, बट लिस्टिंग के बाद इस आईपीओ में हमें काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला हुआ था। सो मे भी ये आईपीओ भी लिस्टिंग गेंस आपको ना दे बट शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। क्योंकि अगर फिलहाल अगर बात करें इसके एंकर एलोकेशंस के बारे में, तो दोस्तों इसके एंकर एलोकेशंस में भी आपको जाना माना एंड अच्छा नाम देखने को मिल जाएगा। जैसे ICICI प्रूडेंशियल्स हो गया, कैनरा बैंक म्यूचुअल फंड हो गया, HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, ICICI म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, 361 हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, SBI जनरल हो गया, नुआमा ग्रुप हो गया, आदित्य बिरला कैपिटल हो गया, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। इन सभी बड़े एंकर का नाम इसके एंकर एलोकेशंस में देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी ऑलरेडी लगभग 1350 करोड़ के आसपास का जो फंड है वो एंकर से जनरेट कर चुकी है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। इसलिए दोस्तों फिलहाल QIB की तरफ से इस आईपीओ को ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन मिलता है, ग्रे मार्केट में अच्छा डिमांड होता है, तो मैं इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करूंगा। बट वहीं अगर इसके QIB कोटा में हमें उतना ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिलता है तो मे भी हम इस आईपीओ को अवॉइड भी कर सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि भले ही ये आईपीओ लिस्टिंग गेंस आपको दे या ना दे, पर शॉर्ट टर्म में ये जो आईपीओ है वो ठीक ठाक चलने की ज़्यादा उम्मीद है। फिलहाल दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेकर।
आपका क्या व्यू है, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, मीडियम टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बात आज के लिए इतना ही। अभी एडवांस एग्रो लाइफ का आईपीओ ओपन हुआ है, इस वीडियो पर टैप करके उस आईपीओ का फुल रिव्यू भी देखना ना भूलें।